अगर पिछले कुछ वर्षों में भारत की इकोनॉमिक स्टोरी को ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव क्वाइटली हो रहा है। एक समय भारत की पहचान थी आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग की। फिर आया मैन्युफैक्चरिंग का दौर, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और अब भारत जिस अगले फ्रंटियर पे एग्रेसिवली कदम रख रहा है वो है सेमीकंडक्टर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर की कहानी सिर्फ चिप्स बनाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है डिज़ाइन की, फैब्रिकेशन की, पैकेजिंग की, टेस्टिंग की, इक्विपमेंट्स की, केमिकल्स की, मटेरियल्स की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की और सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी की। और आज की वीडियो में हम इसी कहानी को एक इन्वेस्टर के नज़रिए से समझेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाएगा या नहीं। ये लगभग तय हो चुका है कि इंडिया इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए सीरियस है। असली सवाल है कि इस पूरे सेमीकंडक्टर बूम से लिस्टेड इंडियन कंपनीज में सबसे पहले अर्निंग्स किसकी बढ़ेगी, कौन सी कंपनीज जेन्युइन लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरीज हो सकती हैं, कौन सी कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर नैरेटिव पे चल सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इन्वेस्टर को अभी इस थीम में एग्रेसिवली पैसा लगाना चाहिए या अभी सिर्फ वॉच लिस्ट बनानी चाहिए। यही सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आखिरी तक बने रहिएगा, काफ़ी इंसाइटफुल हो सकता है ये वीडियो अगर आप प्लान कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पैसा लगाने की। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए 4,000 करोड़ की हेडलाइन जो अभी आई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, वो बताता हूँ आपको। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मुरुगप्पा ग्रुप की सीजी पावर, एचसीएल ग्रुप और लार्सन एंड टुब्रो जैसे बड़े इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स ने सेमीकंडक्टर रिलेटेड बिजनेसेस में कलेक्टिवली 4,000 करोड़ से ज़्यादा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एचसीएल ग्रुप और सीजी पावर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अनाउंस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 1.29 लाख करोड़ रुपीस था। लार्सन एंड टुब्रो की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सब्सिडियरी को जोड़ने पर टोटल कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, प्रोजेक्ट कॉस्ट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ नहीं है। किसी कंपनी ने 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 90,000 करोड़ आज ही खर्च हो गए। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होते हैं। पहले लैंड एक्विजिशन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर क्लीन रूम्स, फिर इक्विपमेंट्स, फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, फिर ट्रायल प्रोडक्शन, फिर कस्टमर क्वालिफिकेशन, फिर यील्ड इम्प्रूवमेंट और उसके बाद जाकर मीनिंगफुल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। यानी इन्वेस्टर के लिए हेडलाइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैश एक्चुअली कहाँ जा रहा है और रेवेन्यू कब वापस आना शुरू होगा। और यहीं से सेमीकंडक्टर इन्वेस्टिंग इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और रिस्की भी। इंडिया को आखिर सेमीकंडक्टर की ज़रूरत इतनी क्यों है? एक बहुत बड़ा रीज़न है इंपोर्ट डिपेंडेंस। नीति आयोग के मई 2026 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की सेमीकंडक्टर डिमांड का लगभग 90-95% हिस्सा इंपोर्ट से पूरा होता है। वही रिपोर्ट इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट को 2035 तक करीब $200 बिलियन तक पहुंचने की संभावना बताती है। अब सोचिए, अगर देश में स्मार्टफोन्स बढ़ रहे हैं, कार्स इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, ईवीज़ में इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रहा है, डेटा सेंटर बन रहे हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, डिफेंस सिस्टम इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर डिमांड नेचुरली बढ़ेगी। लेकिन अगर डिमांड इंडिया में है और चिप सप्लाई लार्जली बाहर से आती है, तो इकोनॉमिक वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा भी बाहर चला जाता है। और यही वजह है कि सेमीकंडक्टर को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखा जा रहा है। और सरकार ने अब क्या किया? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के साथ पहले फेज़ में गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए इंसेंटिव्स दिए। लेकिन अब कहानी पूरी दूसरे फेज़ में एंटर कर चुकी है। जुलाई 2026 में कैबिनेट ने सेमीकॉन 2.0 को अप्रूव किया।
जिसका टोटल बजट आउटले लगभग 1,27,500 करोड़ का है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि गवर्नमेंट अब सिर्फ फैब्स को पैसा देने की बात नहीं कर रही है। सेमीकॉन 2.0 के 6 ब्रॉड पिलर्स हैं: डिज़ाइन, मशीन्स एंड मटेरियल्स, फैब्स, एटीएमपी और ओएसटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टैलेंट। यानी सरकार अब पूरे वैल्यू चेन बनाने की कोशिश कर रही है, और यही पॉइंट इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया सिर्फ चिप असेंबली करता तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती। लेकिन अगर इंडिया धीरे धीरे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट, मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी चेन डेवलप करता है, तो लिस्टेड कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा ब्रॉड हो सकती है। अब समझते हैं सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बहुत सिंपल तरीके से। पहला लेयर चिप डिज़ाइन, ये सबसे एसेट लाइट हिस्सा है। कंपनी चिप डिज़ाइन करती है, आईपी डेवलप करती है, आर्किटेक्चर बनाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके पास खुद की फैक्ट्री हो। यही मॉडल लार्सन एंड टुब्रो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज फॉलो कर रही है। दूसरा लेयर है फैब। ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे कैपिटल इंटेंसिव हिस्सा है। यहाँ सिलिकॉन वेफर्स पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स बनाए जाते हैं, और यही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपेक्स लग सकता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ढोलेरा प्रोजेक्ट इसी कैटेगरी में जाता है। तीसरी लेयर है ओसैट और एटीएमपी। ओसैट, OSAT जो कहते हैं, यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। चिप बन जाने के बाद उसकी पैकेजिंग और असेंबलिंग और टेस्टिंग होती है, और ये सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का क्रिटिकल हिस्सा है। सीजी पावर और केन्स टेक्नोलॉजी इसी एरिया में इंपॉर्टेंट इंडियन लिस्टेड एक्सपोजर दे रहे हैं। चौथा लेयर इक्विपमेंट और मटेरियल। चिप फैक्ट्री सिर्फ मशीन से नहीं चलती, आपको चाहिए स्पेशलिटी केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, मटेरियल्स, प्रिसीजन इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, क्लीन रूम इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और यहीं पे सेमीकॉन 2.0 का एक नया फोकस है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे, इन्वेस्टर के लिए कौन सी लिस्टेड कंपनीज रेलिवेंट हैं। और यहाँ मैं कंपनीज को 3 बकेट्स में डिवाइड करूँगा: डायरेक्ट सेमीकंडक्टर एक्सपोजर, डिज़ाइन एक्सपोजर और सेकंड ऑर्डर इकोसिस्टम एक्सपोजर। ये 3 लेयर हैं, क्योंकि सिर्फ सेमीकंडक्टर्स शब्द देखकर हर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स को सेमीकंडक्टर स्टॉक समझना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं जो कंपनियों के नाम लेने जा रहा हूँ ये प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। सिर्फ ब्लाइंडली आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं, इसलिए इसे स्टॉक रिकमेंडेशन कहीं से ना समझें। नंबर 1 सीजी पावर। मेरे हिसाब से लिस्टेड इंडियन मार्केट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को समझने के लिए सीजी पावर सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी में से एक है। सीजी पावर ने रेनेसा और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के सानंद में ओसेट फैसिलिटी बनाई। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग 7600 करोड़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जुलाई 2026 में सीजी सेमी ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी ये अब सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, फैक्ट्री एक्चुअली प्रोडक्शन स्टेज पे पहुंच चुकी है। और जीवन फैसिलिटी की पीक कैपेसिटी लगभग 300 मिलियन यूनिट्स पर ईयर तक बताई जा रही है। और दूसरा G2 फैसिलिटी भी डेवलपमेंट में है। इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? अब सीजी पावर की सेमीकंडक्टर स्टोरी का नेक्स्ट फेज शुरू हो गया है। पहला सवाल था क्या प्लांट बनेगा? प्लांट तो बन गया। अब सवाल है प्लांट कितना यूटिलाइज होगा, और फिर सवाल होगा कितने कस्टमर्स आएंगे, फिर यील्ड कैसी होगी, और आखिर में ये बिजनेस प्रॉफिट कितना बनाएगा। और यही ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बिजनेस में फैक्ट्री बना देना और प्रॉफिटेबल सेमीकंडक्टर बिजनेस बनाना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए सीजी पावर में इन्वेस्टर को केवल कैपेसिटी नहीं देखनी चाहिए, देखना चाहिए सेमीकंडक्टर रेवेन्यू, यूटिलाइजेशन, कस्टमर क्वालिफिकेशन, मार्जिन्स और कैश जनरेशन। नंबर 2 केन्स टेक्नोलॉजी। अगर सीजी पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ डायरेक्ट एक्सपोजर देता है तो केन्स टेक्नोलॉजी एक और इंटरेस्टिंग लिस्टेड प्ले है।
केन्स की सेमीकंडक्टर सब्सिडियरी केन्स सेमीकॉन ने सानंद के में ओसेट फैसिलिटी डेवलप की और मार्च 2026 में केन्स फैसिलिटी से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इस फैसिलिटी की डिज़ाइंड कैपेसिटी करीब 6.3 मिलियन चिप्स पर डे है। कंपनी ने 2025 में अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मल्टी चिप मॉड्यूल शिपमेंट भी किया था। लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट भी है, केन्स को सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनी समझना गलती होगी। आज इसका बड़ा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में है। फिनेंशियल ईयर 26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 3626 करोड़ रुपए था। इसलिए सेमीकंडक्टर बिजनेस इसके लिए एक फ्यूचर ग्रोथ इंजन बन सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि क्या सेमीकंडक्टर बिजनेस धीरे धीरे मीनिंगफुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देना शुरू करता है या नहीं, क्या मार्जिन्स इंप्रूव होती है, क्या कस्टमर कंसंट्रेशन कम होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस कैपेक्स पर एडिक्वेट रिटर्न मिलता है। यानी केन्स में सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी रियल है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए एग्जीक्यूशन भी रियल होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं लार्सन एंड टूब्रो पर। यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। लार्सन एंड टूब्रो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब नहीं बना रही है। इसकी सेमीकंडक्टर सब्सिडियरी लार्सन एंड टूब्रो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज मुख्यतः चिप डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर आईपी पे फोकस्ड है। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए यही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। क्यों? क्योंकि फैब बनाने में एनॉर्मस कैपिटल लगता है, लेकिन डिज़ाइन बिजनेस कंपैरेटिवली एसेट लाइट होता है। लार्सन एंड टूब्रो के फिनेंशियल ईयर 26 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर बिजनेस अभी अर्ली स्टेज पे है और ग्रुप के आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज वर्टिकल में इसकी कंट्रीब्यूशन अभी मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन जुलाई 2026 में एल&टी सेमीकंडक्टर के सीईओ ने कहा कि कंपनी फिनेंशियल ईयर 31 तक लगभग $500 मिलियन एनुअल रेवेन्यू का टारगेट रखती है और करीब 70% बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आने की उम्मीद है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट चेक, आपने अगर देखा होगा इसकी रिपोर्ट जो है, तो सेमीकंडक्टर के लिए 35,000 करोड़ फिनेंशियल ईयर 31 का जो रेवेन्यू है, लेकिन टारगेट $500 मिलियन का है। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ हेडलाइंस को ब्लाइंडली जो उन्होंने कहा है उस पर नहीं डालना है, आपको लेटेस्ट मैनेजमेंट कमेंट्रीज को ज़्यादा वेटेज देना है। और एक इम्पॉर्टेंट नंबर, फिनेंशियल ईयर 26 में लार्सन एंड टूब्रो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू सिर्फ लगभग 13 करोड़ था। लार्सन एंड टूब्रो ने फिनेंशियल ईयर 26 में इसमें करीब 542 करोड़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट लगभग 859 करोड़ हो गया। यानी अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन स्टार्टिंग बेस बहुत छोटा है। इसलिए लार्सन एंड टूब्रो की सेमीकंडक्टर स्टोरी को मैं कहूँगा हाई पोटेंशियल बट वेरी अर्ली स्टेज। ये अगले क्वार्टर्स की अर्निंग स्टोरी नहीं है, ये अगले 3 से 5 साल की ऑप्शनल स्टोरी है। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्रैप जो मैं बात करने जा रहा हूँ, HCL ग्रुप की बात करते हैं। HCL टेक की नहीं, HCL ग्रुप। अगर ये जेवर में इन्होंने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की बात है इनकी, तो HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन का करीब 3706 करोड़ का ज्वाइंट वेंचर उत्तर प्रदेश के जेवर में ओसैट फैसिलिटी बना रहा है, जो डिस्प्ले ड्राइवर आईसीज पे फोकस्ड है। इसकी प्लान्ड कैपेसिटी करीब 20,000 वेफर्स पर मंथ है। लेकिन ध्यान रखिए, HCL ग्रुप और लिस्टेड HCL टेक को एक ही चीज़ मत समझिए। ये प्रोजेक्ट HCL ग्रुप का है, इसलिए अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की वजह से HCL टेक खरीदने की सोच रहा है, तो उसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। HCL टेक की अपनी सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ ज़रूर है, लेकिन जेवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को सीधे HCL टेक की लिस्टेड कंपनी अर्निंग्स में जोड़ना सही नहीं होगा। ये एक क्लासिकल स्टॉक मार्केट लेसन है। हेडलाइंस जिस ग्रुप के बारे में हो, स्टॉक वही हो, ये ज़रूरी नहीं है। और टाटा की सेमीकंडक्टर स्टोरी शायद सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टर को स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट कंपनी है। ढोलेरा में इसका सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट लगभग 91,000 से 91,500 करोड़ का है। असम में इसकी ओसैट प्रोजेक्ट करीब 27,000 करोड़ की है। ढोलेरा प्रोजेक्ट इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए हिस्टोरिक है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट मेजर कमर्शियल फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब है। अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट ने इसे SEZ स्टेटस भी नोटिफाई कर दिया। मई 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ASML के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की, जिसके तहत ASML ढोलेरा फैब के लिए लिथोग्राफी इक्विपमेंट्स और रिलेटेड सपोर्ट देगा, और ये 300 mm 12 इंच वेफर फैब होगा। लेकिन इन्वेस्टर के लिए फिर वही सवाल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्टेड नहीं है, इसलिए टाटा सेमीकंडक्टर स्टोरी को किस एक लिस्टेड स्टॉक में डायरेक्टली मैप किया जा सकता है? आसान नहीं है। यही वजह है कि टाटा की सेमीकंडक्टर सक्सेस का स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन लिस्टेड स्टॉक अर्निंग्स इम्पैक्ट अलग अलग कंपनीज में इनडायरेक्ट और अनसर्टेन होगा, क्योंकि कोई लिस्टेड एंटिटी ही नहीं है इसकी। अब एक और लेयर, सेकेंड ऑर्डर बेनिफिशियरीज की बात करते हैं। मेरे हिसाब से सेमीकंडक्टर इन्वेस्टिंग में सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरर्स में नहीं होगी, क्योंकि जब फैब्स और ओसैट फैसिलिटी बनेंगी तब आसपास पूरा इकोसिस्टम बनेगा। PCB, कंपोनेंट, ऑप्टिकल मॉड्यूल्स, कैमरा मॉड्यूल्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेस्टिंग, ऑटोमेशन, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट के ECMS प्रोग्राम में अगस्त 2026 तक 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, जिनमें करीब 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट और लगभग 75,000 डायरेक्ट जॉब्स की संभावना बताई जा रही है। इसलिए सेमीकंडक्टर थीम का मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है, और यही वजह है कि इन्वेस्टर को डिक्सन, सिरमा, SGS, साइंट, DLM जैसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंपनीज को भी इकोसिस्टम एंगल से स्टडी करना चाहिए। लेकिन फिर वही वार्निंग, इनको सेमीकंडक्टर प्योर प्ले समझना गलत होगा। उदाहरण के लिए डिक्सन को ECMS के तहत कैमरा मॉड्यूल सब असेंबली और ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल्स मिले हैं। सिरमा SGS की सब्सिडियरी को मल्टी लेयर PCB मैन्युफैक्चरिंग के लिए ECMS अप्रूवल मिला है, और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 से फाइनेंशियल ईयर 32 के दौरान करीब 765 करोड़ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया है। साइंट DLM भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मौजूद है और सेमीकंडक्टर रिलेटेड इंजीनियरिंग एक्सपोजर रखती है। यानी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एक सिंगल स्टॉक स्टोरी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्टोरी है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्या ये पूरा सेमीकंडक्टर बूम इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है? हाँ है, लेकिन थीम और स्टॉक्स अलग अलग चीज़ें हैं, और ये डिस्टिंक्शन आज के इंडियन मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई सेक्टर फैशनेबल होता है, मार्केट अक्सर फ्यूचर अर्निंग को बहुत पहले प्राइस इन कर चुका होता है। सेमीकंडक्टर में ये रिस्क और ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट्रीज बनने में सालों लगते हैं, कस्टमर क्वालिफिकेशन में टाइम लगता है, यील्ड इंप्रूव करने में समय लगता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती है, और शुरुआती सालों में डेप्रिसिएशन और एम्प्लॉय कॉस्ट अर्निंग को दबा सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर को एक सिंपल रूल याद रखना चाहिए, कैपेक्स अनाउंसमेंट का मतलब अर्निंग ग्रोथ नहीं होता। कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी उतनी तेज़ी से होगी। रेवेन्यू बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट हमेशा बढ़ेगी, और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि फ्री कैश फ्लो ही रहेगा। सेमीकंडक्टर कंपनीज को एनालाइज कैसे करें? अब अगर मैं इस थीम को किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहा होता तो मैं 5 चीज़ें देखता। नंबर 1, एक्चुअल एग्जीक्यूशन। क्या प्रोजेक्ट्स ज़मीन पे हैं? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हुआ, ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुई, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ? इन माइलस्टोन को अलग अलग ट्रैक करना पड़ेगा। नंबर 2, कस्टमर क्वालिफिकेशन, और ये शायद सबसे अंडररेटेड मैट्रिक है। फैक्ट्री बना लेना इजी पार्ट है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर कस्टमर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल पार्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्वालिटी फेलियर का कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। इसलिए कौन से कस्टमर्स क्वालिफाई हुए और कितने प्रोडक्ट्स क्वालिफाई हुए, रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज़,
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक प्लांट 100 यूनिट बना सकता है, लेकिन अगर वो 20 यूनिट बना रहा है तो थियोरेटिकली कैपेसिटी का इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए आने वाले वर्षों में सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर में से एक होगा यूटिलाइजेशन। चौथी चीज़ यील्ड। सेमीकंडक्टर बिजनेस में यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 चिप्स बनाने के प्रोसेस में सिर्फ 60 अच्छे चिप्स निकलते हैं तो इकोनॉमिक्स कमज़ोर हो सकती है। अगर प्रोसेस इंप्रूव होकर 95 गुड चिप्स निकलने लगे तो वही फैक्ट्री ड्रामेटिकली प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को केवल कैपेसिटी नहीं, यील्ड इंप्रूवमेंट भी देखना होगा। पांचवी चीज़ ROCE और फ्री कैश फ्लो। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कंपनी ने 5,000 करोड़ लगाए, 10,000 करोड़ लगाए, 50,000 करोड़ लगाए, लेकिन उस कैपिटल पर रिटर्न कितना मिल रहा है? और यही अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में मैटर करेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा कैपेक्स को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट प्रोडक्टिव कैपिटल को रिवॉर्ड करता है। और अब सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ग्लोबल कंपटीशन। इंडिया अकेला सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम नहीं बना रहा है। ताइवान पहले से काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, यूएस है, यूरोप है, सिंगापुर है, और इन देशों के पास डिकेड्स की सेमीकंडक्टर एक्सपर्टाइज है। इसलिए इंडिया को सिर्फ चीप मैन्युफैक्चरिंग से compete करना मुश्किल होगा। हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी, स्केल, टैलेंट, सप्लाई चेन, कस्टमर्स। और दूसरा रिस्क टेक्नोलॉजी का। इंडिया की शुरुआती सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा मैच्योर और लेगेसी नोड्स पर फोकस्ड है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर मैनेजमेंट, टेलीकॉम और कई दूसरे एप्लीकेशंस में मैच्योर नोड्स की डिमांड बनी रहती है। लेकिन अगर इंडिया लॉन्ग टर्म में एडवांस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहता है तो इवेंचुअली टेक्नोलॉजी लैडर पर भी ऊपर जाना पड़ेगा। सेमीकॉन 2.0 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवांस नोड फोकस इसी डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, गवर्नमेंट सब्सिडी डिपेंडेंसी। गवर्नमेंट सपोर्ट इस इंडस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वेस्टर को ये भी समझना चाहिए कि सब्सिडी हमेशा नहीं बनी रहेगी। आज गवर्नमेंट कैपिटल कॉस्ट का बड़ा हिस्सा सपोर्ट कर रही है, कल कंपनीज को ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे compete करना पड़ेगा। अगर सब्सिडी हटने के बाद कंपनी की इकोनॉमिक्स खराब हो जाती है तो बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन्वेस्टर को देखना चाहिए बिजनेस सब्सिडी के बिना कितना कॉम्पिटिटिव है। और चौथा रिस्क, जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन। ये आयरनी देखिए, सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस के लिए फैक्ट्रीज बना रहा है इंडिया, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है। चाहे वो स्पेशलिटी गैसेस हो, केमिकल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, रेयर मटेरियल हो, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो। इसलिए जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन इंडिया के प्रोजेक्ट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। 2026 में वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के दौरान सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के क्रिटिकल मटेरियल और लॉजिस्टिक्स पे पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन की चिंता भी सामने आई। यानी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना सिर्फ फैक्ट्री बनाने से ही नहीं होगा, पूरा सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा। तो फिर इन्वेस्टर के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं इस थीम को 3 बकेट्स में देखूंगा। बकेट 1, करंट अर्निंग एक्सपोजर। ऐसी कंपनीज जहां सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, यहाँ वैल्यूएशन और अर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बकेट 2, एमर्जिंग अर्निंग्स। यहाँ प्लांट बन चुके हैं या कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है, लेकिन अर्निंग कंट्रीब्यूशन अभी छोटा है। सीजी पावर और केन्स जैसे केसेस यहाँ इंटरेस्टिंग बनते हैं। यहाँ इन्वेस्टर को एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा। और बकेट 3, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, जहाँ बिजनेस अभी बहुत छोटा है लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल बहुत बड़ा है, जैसे L&T सेमीकंडक्टर इसी तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर मार्केट पहले ही 5 साल के सक्सेस को प्राइस इन कर चुका है तो एक्चुअल सक्सेस होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग स्टॉक रिटर्न्स नहीं आ पाएंगे। और यही मेरी सबसे बड़ी सीख है इस पूरे सेमीकंडक्टर थीम से।
इंडिया का सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी रियल है, गवर्नमेंट कमिटमेंट रियल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रियल है, फैक्ट्रीज रियल है, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। जुलाई 2026 तक गवर्नमेंट ने बताया कि सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम के तहत 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अप्रूव हो चुकी हैं, जिनका कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट 1.64 लाख करोड़ से ज़्यादा है। माइक्रॉन, KNCG सेमी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर चुके थे। यानी अब ये सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली स्टोरी नहीं है, इंडिया में एक्चुअल चिप्स और सेमीकंडक्टर पैकेजेस बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टर के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी शायद अगले 12 महीनों में नहीं, बल्कि अगले 5 से 10 साल की इकोसिस्टम फॉर्मेशन में है। अगर मैं इस पूरी कहानी को एक लाइन में समराइज करूं तो इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री कर चुका है। अब अगली लड़ाई स्केल की है, यील्ड की है, कस्टमर्स की है और प्रॉफिटेबिलिटी की है। और लिस्टेड इन्वेस्टर्स के लिए मेरा फ्रेमवर्क बहुत सिंपल होगा। CG पावर डायरेक्ट ओसैट एग्जीक्यूशन पर आपको नज़र रखनी होगी। केन्स टेक सेमीकंडक्टर प्लस ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे नज़र रखनी होगी। लार्सन एंड टुब्रो एसेट लाइट चिप डिज़ाइन ऑप्शनैलिटी है, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज में है। टाटा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इनॉर्मस है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स खुद लिस्टेड नहीं है। अगर लिस्टेड होती तो कुछ और ही बात होती। HCL ग्रुप का जेवर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे HCL टेक की लिस्टेड अर्निंग में डायरेक्टली जोड़ना सही नहीं होगा। वहीं डिक्सन, सिरमा, SGS, सायंट, DLM जैसे प्लेयर्स सेमीकंडक्टर के सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम बेनिफिशियरी के रूप में स्टडी करने लायक होंगे। लेकिन किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदना कि उसके नाम के आगे सेमीकंडक्टर जुड़ गया है, मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट नहीं, थीम चेजिंग होगी। सही तरीका है, यू हैव टू लुक एट द प्रोजेक्ट, इट्स एग्जीक्यूशन, द प्रोडक्शन, कस्टमर्स, यूटिलाइजेशन, मार्जिन, कैश फ्लो, ROCE, वैल्यूएशंस, इस पूरी चेन को फॉलो कीजिए। क्योंकि सेमीकंडक्टर में अगला बड़ा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी शायद उस कंपनी में नहीं होगा जिसने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। हो सकता है वो कंपनी जीते जो सबसे एफिशिएंटली उस कैपेसिटी को प्रॉफिटेबल अर्निंग्स में कन्वर्ट कर पाए। और यही वो जगह है जहां सेमीकंडक्टर स्टोरी एक टेक्नोलॉजी स्टोरी से बदलकर एक स्टॉक पिकिंग स्टोरी बन जाती है। इंडिया ने चिप रेस में एंट्री ले ली है। अब देखना ये है कि कौन सी इंडियन कंपनीज इस रेस में सिर्फ दौड़ेंगी और कौन सी सच में शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ बनाएंगी। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर थीम पे एक्साइटमेंट ज़रूर रखिए, लेकिन पोर्टफोलियो में एंट्री हमेशा अर्निंग्स और वैल्यूएशंस के रास्ते कीजिए, हेडलाइंस के रास्ते नहीं। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा अक्सर उस समय नहीं बनता जब कहानी शुरू होती है। पैसा तब बनता है जब कहानी नंबर्स में बदलती है, और यहाँ हम वही नंबर पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी थीमेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।